होते थे। और आज जो हरियाणा की में भाजपा की स्थिति है, जी जी उसमें यदि मनोहर लाल जी का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। जी जी इस भाजपा को जो आज भाजपा आज आप देख रहे हो, जो सरकार तीसरी बार भाजपा की बनी है, जी जी और कहीं गिलहरी के बराबर रोल हम लोगों का भी रहा है, क्योंकि हम लोगों ने भी जीवन उनके मार्गदर्शन के अंदर दिया है। जी जी लेकिन मनोहर लाल जी का ये रहा कि मनोहर लाल जी ने इस पार्टी को खड़ा करने में, क्योंकि हम लोगों की भी वही आदत रही, उनसे ही सीख के आदत रही कि संगठन में चाहे 10 लोग मिलेंगे चाहे 20 लोग मिलेंगे, वो पूरा प्रवास करते थे। आज प्रवास की परंपरा खत्म हो गई। जी जी आज तो संगठन मंत्रियों में भी जो संगठन मंत्री की पुरानी परंपरा थी, वो हम लोगों को देखने को नहीं मिलती है। जी वो कार्यकर्ता के घर जाते थे, कार्यकर्ता के घर रात्रि विश्राम करते थे, कार्यकर्ताओं के सुख दुख को पूछते थे। और अभी नगर परिषद के चुनाव भी हो रहे हैं, एक ताजा सा प्रसंग है। हम अरविंद यादव को एक्टिव भूमिका में नहीं देखते। रणधीर सिंह कापड़ीवास बागी होकर के चुनाव लड़े, ऐसी चर्चाएं चली, उसको अफवाह कह लीजिए, उसमें सच्चाई कह लीजिए, मैं नहीं पता। मैं तो आपसे जवाब चाहता हूँ कि मनोहर लाल का आशीर्वाद था, क्या इस तरह की बातों में कोई सच्चाई थी? तो जो आज के हमारे मुख्यमंत्री हैं नायब सैनी जी, तो नायब सैनी जी भी उस समय पर प्रदेश कार्यालय में आके पार्टी का काम इन्होंने संभाला था नया नया। तो मनोहर जी के सानिध्य में रह के इन्होंने अपना काम शुरू किया। तो वहाँ जो है मनोहर जी ने नायब जी को कहा कि आप नायब जी इस काम में थोड़ा सा आप ट्रेनिंग ले लो, सीखो आप इस काम को। और मनोहर जी ने इनको सिखाया। और हम पहले उनके घर में 5 लिफाफे दे के आएंगे, लिफाफों पे हम शबरी के बेर छपवाएंगे और 5 लिफाफे देंगे और 1 पॉलीथीन देंगे कि वो 5 लिफाफे में खाना पैक करके और वो उस पॉलीथीन में डाल दे। और हम जो है वो 2500-3000 घर चिन्हित करेंगे रोहतक शहर के अंदर, और उनको पहले दिन दे के आएंगे और दूसरे दिन जाके हम उनको कलेक्शन करेंगे और वो खाना हम वहाँ शक्ति सम्मेलन के अंदर आए हुए कार्यकर्ताओं को खिलाएंगे। और कोई भी काम आपको करने को मिल जाए, यदि आप में जज्बा है, तजुर्बा है, चीज़ों में आपने जीवन जिया है, एक नीचे से उठ के जिया है, तो आपकी निश्चित तौर पर छाप छूटेगी। हम मेरिट पे मनोहर लाल पर ये दबाव था, बहुत ज़्यादा दबाव था कि पर्ची से नौकरी, बहुत ज़्यादा दबाव था, बहुत ज़्यादा दबाव था। तो हर क्षेत्र के अंदर जहाँ वो उनके पास विजन था, विजनरी तो वो शुरू से हैं, तो विजन जो उनके पास था वो इम्प्लीमेंट उन्होंने किया, बिना दबाव के इम्प्लीमेंट किया। जो सबसे बड़ी बात होती है कि दबाव आने के बावजूद भी उसको इम्प्लीमेंट किया। इसलिए हम मनोहर जी को एक मतलब जो है शुद्ध मतलब राजनीतिक नहीं मानते, राजनीतिक संत मानते हैं। आज भी उनका जन्मदिन है। मैं आज बता देता हूँ कि उनको मन से जन्मदिन मनाने का उनका स्वभाव नहीं है। कभी उनको जो आज हम मनोहर लाल खट्टर कर देते, जीवन में खट्टर पीछे लगाना उनको कभी पसंद नहीं आया। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज मनोहर लाल का जन्मदिन है। पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्र में ताकतवर मंत्री, और ताकतवर मंत्री के पुराने साथी हैं अरविंद यादव। वह एनजेपी के स्टूडियो में मौजूद हैं। आज मनोहर लाल से जुड़े कुछ संस्मरणों को लेकर के अरविंद यादव से हम बात करेंगे। मनोहर लाल के पुराने साथी रहे हैं। एक समय था जब ये हमें मनोहर लाल की कार में बिठा करके ले जाया करते थे कभी कभी, तो वो समय भी याद करेंगे और बाकी बातें भी करेंगे। मनोहर लाल की राजनीति की भी बात करेंगे। राजनीति में आने से पहले क्या मिजाज थे, किस तरह इन्होंने मनोहर लाल को नज़दीक से देखा, परखा, और कब इनके मन में आया कि मनोहर लाल भविष्य के लीडर है। क्योंकि चुनाव से पहले इन्होंने हमसे कहा था कि ये चाय पार्टी पर नहीं आ रहे हैं, ये जो चाय पार्टी पर जो चेहरा आ रहा है आप देख रहे हो, ये वो मनोहर लाल नहीं है, ये भविष्य के चीफ मिनिस्टर है, ऐसा इन्होंने हमसे कहा था। तो जब उस जमाने के साथी हैं, जब मनोहर लाल संगठन मंत्री थे हरियाणा में, और जो मौजूदा प्रधानमंत्री है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, वो जो उस समय राष्ट्रीय महामंत्री थे और हरियाणा के प्रभारी थे, और अरविंद यादव शायद रोहतक जो संयुक्त जिला था उसके महामंत्री होते थे। उस दौर की बात हम इनसे करेंगे, और भी इनके पास जो संस्मरण जुड़े हुए हैं उनके राजनीति में आने के बाद के चीफ मिनिस्टर के रूप में, उन सब पर बात करेंगे। सबसे पहले तो अरविंद जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप एनजेपी से शायद थोड़े नाराज रहते हैं, तो आते कम हैं, तो लंबे समय बाद आज आपने हाँ भरी है, तो आपका अभिवादन है। और सीधे सीधे बात करते हैं। मुख्यमंत्री रहे हैं मनोहर लाल, हरियाणा में बहुत लंबा समय बिताया, अब केंद्र में हैं। आप उनके साथ बहुत पहले से, जब वे चीफ मिनिस्टर नहीं थे तब से जुड़े हुए हैं, तो हमको उनके पुराने किस्से आपसे जानने हैं, जिससे मनोहर लाल को समझा जा सके, आम आदमी मनोहर लाल को समझ सके।
महेश जी, सबसे पहले तो मैं एनजेपी के दर्शकों का धन्यवाद करना चाहूँगा, आभार व्यक्त करना चाहूँगा आपका भी कि आपने यहाँ मुझे बुलाया और एक ऐसे मौके पर बुलाया जब आज हम एक यशस्वी नेता का, जिसकी उंगली पकड़ के हम लोग राजनीति में आए और जिनके मार्गदर्शन में हमने बहुत इस राजनीति के उतार चढ़ाव जीवन में देखे, उनका आज 72वां जन्मदिन है। मुझे जहाँ तक याद है कि वो उम्र में लगभग 4 साल जब बात होती थी तो मुझसे 4 साल बड़े हैं वो। तो उनका आज 72वां जन्मदिन है, तो मैं उनको सबसे पहले तो ईश्वर से उनके दीर्घायु की, जितना ईश्वर ने पुरुषार्थ उनको दिया है उस पुरुषार्थ में और वृद्धि की, और देश उनको केंद्रीय मंत्री के अलावा किसी और रूप में देखे, ऐसी सद्भावना के साथ मैं उनको जन्मदिन की बधाई देता हूँ, उनका मैं अभिनंदन करता हूँ। और जो आप बात कर रहे हैं पुराने मित्र की, तो हम तो सबसे पहली मुलाकात की बात करेंगे, जी, कैसे उनसे तो मिलना जुलना हुआ था। 1994 की बात है। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में प्रचारक के तौर पर काम करते थे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उनको भाजपा में संगठन मंत्री के तौर का दायित्व देकर, हरियाणा के संगठन मंत्री का, उनको भेजा। तो मैं एक अपना सा छोटा सा पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर रोहतक जिले में काम करता था। रोहतक ये बड़ा जिला होता था, जिला झज्जर, रोहतक, ये सारा एक ही जिला होता था। तो आए थे और रोहतक का था, और रोहतक राजनीतिक राजधानी है हरियाणा की। तो निश्चित तौर पर वहाँ मैं जो भी पद पर जो भी रहता है तो उसका एक अपना ऑरा अलग ही होता है। तो वहाँ आए, उनका सानिध्य मिला, उनके साथ काम करने का, और शायद हरियाणा में मुख्यमंत्री बनने से पहले तक, यानी 26 अक्टूबर 2014 से पहले तक, 1994 से लेकर 2014 तक, जितना लंबा सानिध्य हम 3-4 लोगों का उनके साथ रहा हो, उसमें अरविंद यादव है, उसमें मुनीश ग्रोवर जी हैं, उसमें ओम प्रकाश धनखड़ जी को भी मैं शामिल कर सकता हूँ। इस तरीके के चेहरे पूरे हरियाणा से मैं नाम गिनाऊंगा तो 50-40 चेहरे उसमें जो है, हमारे जवाहर सैनी जी भी हैं। जवाहर यादव तो बहुत बाद में आए हैं। जवाहर सैनी जी हैं, संजय शर्मा जी हैं, पवन सैनी जी हैं, मतलब इस तरीके के बहुत सारे लोग जो उस समय के, जिनके मार्गदर्शन, मनोहर लाल जी के मतलब साथी क्या कहेंगे, हमने तो चूंकि संगठन मंत्री के तौर पर आए थे और एक व्यवस्था है, उनके सानिध्य में राजनीति सीढ़ियां चढ़ी, राजनीति सीखी, राजनीति करने का काम वहां से शुरू हुआ। पार्टी का कोई आधार इतना लंबा नहीं होता था उस समय, कोई इतने साधन भी नहीं होते थे। मनोहर लाल जी भी कहीं बैठकों में पूरे हरियाणा के प्रवास पे जाते थे तो हरियाणा रोडवेज की बसों में ही जाते थे, गाड़ियां भी इतनी ज्यादा कार्यकर्ताओं के पास नहीं होती थी, बसों में चलते थे, तो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो ऐसे नरेंद्र मोदी ने भी एक बार किस्सा सुनाया था ना, स्कूटर पे बैठ के हम दोनों बहुत सारे किस्से हैं। नरेंद्र मोदी जी तो अब देश के, दुनिया के इतने बड़े नेता हैं, उनके पास किस्से हैं, तो हम लोगों ने तो इतना लंबा सानिध्य मोदी जी के साथ भी और मनोहर जी के साथ भी जिया है, तो वो इतनी यादें हैं। और यदि मुझे कोई कहे पुस्तक का, तो इतना एक विस्तार से उन यादों की पुस्तक श्रृंखला में लिख सकता हूँ। तो उनके साथ काम करने का मौका मिला, और उनके स्वभाव को, वो कार्यकर्ताओं में मिलके एक परिवार की तरह काम करते थे। और एक वो परंपरा भी है संघ की है या भाजपा की है कि भाई सबको एक परिवार मान के, आज चूंकि परिवर्तन हो गया समय के साथ, आज हम लोग उस बात को नहीं कह सकते, कम से कम मेरे जैसे पुराने लोग तो नहीं कह सकते कि आज दूसरा कल्चर आ गया पार्टी के अंदर। नहीं तो उस समय परिवार के अंदर खुशी में, गमी में, सब में आना जाना, मतलब परिवार का माहौल रहता था। तो मनोहर जी उस सब के अंदर पारंगत थे, क्योंकि संघ से आए थे, तो रोहतक के अंदर केंद्र होता था, तो वो सारी चीजें हम लोग मिलके सारी चीजों को आगे बढ़ाने का काम करते थे। और आज जो हरियाणा की में भाजपा की स्थिति है, उसमें यदि मनोहर लाल जी का एक बहुत बड़ा रोल रहा है इस भाजपा को, जो आज भाजपा आज आप देख रहे हो, जो सरकार तीसरी बार भाजपा की बनी है, और कहीं गिलहरी के बराबर रोल हम लोगों का भी रहा है, क्योंकि हम लोगों ने भी जीवन उनके मार्गदर्शन के अंदर दिया है। तो बहुत सारी यादें हैं। मैं एक आपको कहानी सुनाऊं, मोदी जी की सुनाऊं, मनोहर जी की सुनाऊं, तो बड़ी जोरदार है। जो आप वो कई बार जो खिचड़ी जो खिलाता था लड़का, आप लोग खिचड़ी खाते थे, कैसे रुकते थे। दीपक जो है, नरेंद्र मोदी भी, हमारा पहले कार्यालय होता था सोनीपत रोड पे ऊपर, और लोकदल का कार्यालय भी सोनीपत चौक के ऊपर, सोनीपत अड्डा बोलते थे, पुरानी सोनीपत की बसें वहां से चलती थी, तो वो सोनीपत अड्डा बोलते थे। तो वहाँ लोकदल का दफ्तर होता था, और उससे थोड़ा सा आगे चल के रेलवे फाटक के पास हम लोगों ने एक किराए का मकान वो लिया हुआ था। तो उस किराए के मकान में हमारा भाजपा का कार्यालय, प्रदेश कार्यालय वहाँ चलता था, तो प्रदेशी कार्यालय था। और हमारा जिला कार्यालय और मंडल कार्यालय डॉक्टर मंगल सेन जी ने 1962 में 50 रुपए किराए पर भिवानी स्टैंड पर एक छोटा सा कमरा था, एक उसके साथ किचन सी थी, बाहर छोटा सा बरामदा था, तो वो कार्यालय होता था। तो हम जिले मंडल में वहाँ बैठते थे, वहीं से सारे कार्यक्रम करते थे। और ये एक कमरा और एक हॉल जो है,
ये यहाँ हमारा सोनीपत रोड पे प्रदेश कार्यालय होता था। जी जी। तो वहाँ से सारी गिरती थी, और वो जो बड़ा हॉल था, उस हॉल के अंदर भी 8 बाई 8 भी नहीं होगा, एक प्लाई लगा के 8 बाई 8 का कमरा बनाया हुआ था। जी, जी। उस कमरे के अंदर 2 चेयर, एक छोटी सी टेबल और एक चेयर मनोहर जी के बैठने की टेबल, और 2 चेयर कोई उनसे जो मिलने वाला आता था उस छोटे से कमरे में कोने में बैठा करते थे। ये ऑफिस था। ये ऑफिस था। और आज तो पूरे भारत और में बड़े-बड़े ऑफिस। बाकी जो हॉल था, उस हॉल के अंदर जो है वो चारपाइयां पड़ी हुई थी। तो रात्रि विश्राम मनोहर जी वही रात्रि कोसी कार्यालय में रुका करते थे। एक उसके साथ छोटा कमरा होता था, तो छोटे कमरे में हमारे कार्यालय सचिव जो आज भी हैं, जिन्होंने भी पूरा जीवन इस पार्टी को दिया है, गुलशन भाटिया जी, मैं इस सारी श्रृंखला में उनका नाम ना लूंगा तो वो भी वो उनके साथ जास्ती होगी। तो वो वहाँ बाहर बैठ के सारे कार्यालय के अधिकारी के नाते, कार्यालय के इंचार्ज के नाते वो देखते थे। तो इतना सा एक, जिसकी आप खिचड़ी की बात कर रहे हैं, तो तभी ये दीपक जो है छोटा सा बच्चा ये आया था, और वहाँ कार्यालय के काम के लिए इसको, दीपक को वहाँ रखा था। और हम हंसते थे, कभी चुनाव आते थे, चुनाव के अंदर किसी का अखबार में नाम आ जाता था, मेरा आ गया, मुनीष जी का आ गया, किसी का आ गया, कोई ये चुनाव लड़ेगा, इसको टिकट मिलेगी, तो कार्यालय में वो आता था तो हम पकड़ लेते थे उसको, तेरा नाम छपा है, तू मिठाई मंगा। बड़े खुश होते थे, मिठाई मंगवाते थे हम उससे, और मिठाई मंगवा के आने जाने वाले जितने भी दिन भर कार्यकर्ता होते थे, उस मिठाई को हम सबको खिलाया करते थे कि आज इसका नाम छपा है और ये अगला जो है, तो उसी में खुशी होती थी। टिकट मिलना नहीं मिलना, क्योंकि पार्टी का कोई आधार था नहीं। जी। लेकिन मनोहर लाल जी का ये रहा कि मनोहर लाल जी ने इस पार्टी को खड़ा करने में, क्योंकि हम लोगों की भी वही आदत रही, उनसे ही सीख के आदत रही कि संगठन में चाहे 10 लोग मिलेंगे, चाहे 20 लोग मिलेंगे, वो पूरा प्रवास करते थे। आज प्रवास की परंपरा खत्म हो गई। जी। आज तो संगठन मंत्रियों में भी जो संगठन मंत्री की पुरानी परंपरा थी, वो हम लोगों को देखने को नहीं मिलती है। जी। वो कार्यकर्ता के घर जाते थे, कार्यकर्ता के घर रात्रि विश्राम करते थे, कार्यकर्ताओं के सुख दुख को पूछते थे। उनको लगता था कार्यकर्ता के कोई अभिभावक हमारा आया है और हमारी चिंता कर रहा है। वो दौर था वो। तो मनोहर जी उसमें पारंगत थे, और मनोहर जी के साथ चूंकि रोहतक के साथ ही गांव था, बनियानी गांव था, तो हम भाई साहब उनको बोलते थे। हम कोई संगठन मंत्री नहीं बोलते थे, आज भी भाई साहब ही बोलते हैं उनको। तो शुरू से जो भाई साहब कहने का था, तो हम भाई साहब बोलते थे। मोदी जी को भी हम भाई साहब ही बोलते थे। तो परिवार के नाते एक आपके साथ हम भी भाई साहब कहने लगे। तो भाई साहब बहुत सारे लोग भाई साहब कहने लगे। चुनाव नहीं लड़ा था तो वो था, तो घर में भी आना जाना, कोई भी बात होती थी तो परिवार के भाई छोटे थे तो वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी शुरू से थे। तो परिवार के लोगों को भी, भाइयों को भी जाके कोई बात कहना होती थी तो वो जाके मनोहर जी से, अपने भाई साहब से नहीं कहते थे। मैं भी उनका भाई था, तो मेरे पास आके धीरे से मेरे कान में कहते थे। अच्छा, आपको बताते कि मुझे बताते कि भाई ये समस्या है, ये बात है, तो मैं धीरे से कान में फिर मनोहर जी के कहता कि भाई साहब इस तरह से ये भाई आया था, ये वाला भाई आया था और ये समस्या है, इस तरह की बात है। तो वो हंसते थे, मुझे क्यों नहीं कहा? तो मैं कहता था आपको कहने की हिम्मत नहीं थी, तो दूसरे भाई को, आपसे छोटे भाई को कह के चले गए, तो हंस पड़ते थे। तो मतलब ये वो एक दौर रहा। और जो आप बात कर रहे थे कि 2014 की, क्योंकि राजनीति के उतार चढ़ाव बहुत सारे आए। आज मैं एक फोटो देख रहा था, सोशल मीडिया पे तैर रहा था एक फोटो, ऐसी दाढ़ी का पहचान में नहीं आते। मेरे पास कोई एक कार्यकर्ता हमारा बैठा था, मैंने दिखाया, मैं कहा ये फोटो पहचान, बोला नहीं पहचान में आया। मैंने कहा ये केंद्रीय मंत्री का, भूतपूर्व मुख्यमंत्री का फोटो। बोले इतनी दाढ़ी रखी हुई है कि आजकल? मैं कहा ये पुराना फोटो, आजकल नहीं रखी हुई है। वो दाढ़ी रखी थी, दाढ़ी भी रखी थी, किसी उन्होंने मिशन के लिए रखी थी, और वो मिशन पूरा होने के बाद जो है शायद बंसीलाल सरकार से जो भी आज इसको, तो आज उनके जन्मदिन का मौका है, तो उस तरह की बातें मैं ना निकालना चाहूंगा। कोई संकल्प लिया था उन्होंने, और जब कटवाऊंगा तब मैं इस संकल्प को पूरा कर लूंगा। तो संकल्प पूरा कर, और उनका संकल्प पूरा करने के बाद वो दाढ़ी आप अपनी जुबान से नहीं कही, लेकिन ऐसा है कि बंसीलाल से अनबन हो गई थी, तो वो तो एक राजनीति के अंदर बहुत सारी बातें, कई बार चौटाला जी के साथ भी अनबन हुई, कई बार जब सहयोगी होते हैं, चौटाला के साथ किसी के साथ अनबन हुई थी जी, क्योंकि चौटाला जी के साथ भी जब समझौते की बात आई, तो सबसे पहले मनोहर लाल जी के साथ मिलने के लिए चौटाला जी के जो बड़े बेटे हैं अजय चौटाला जी, ये आए थे। मनीराम गोदारा जी होते थे, वो लेके आए थे। मेरे होटल में ही बैठ के सबसे पहली बात हुई थी। रोहतक होटल था, तो होटल में ही बैठ के बात हुई थी समझौते की। उसके बाद समझौता हुआ बंसीलाल की सरकार गिरने के बाद। तो मतलब कुछ भी होता था तो परिवार के नाते सब लोग इकट्ठे रहते थे, और उसी के नाते मुख्यमंत्री बनने तक, जब मुख्यमंत्री बने उससे पहले जब चुनाव का हुआ, मेरी टिकट यहाँ से कट गई, बड़े भाई रणधीर कापड़ीवास जी को मिल गई, तो मेरे पास फोन आया कि यार मुझे कौन चुनाव लड़ाएगा? तो मैंने हंस के कहा कि मैं हूं ना आपका छोटा भाई। तो उन्होंने कहा कि फिर तुरंत अटैची में कपड़े डालो और चले आओ। मैंने बिना देर किए मैं कपड़े डाल के करनाल चला गया। करनाल पूरा चुनाव मैंने उनका लड़ा। हम आपसे ये जानना चाह रहे, करनाल का चयन करने में मनोहर लाल की खुद की कितनी भूमिका थी? उनकी कोई भूमिका नहीं थी। उनकी जो कुछ किया वो पार्टी ने तय किया, संगठन ने तय किया।
उनका साथ मेरी बात हुई कि भाई साहब पार्टी चुनाव लड़ाएगी तो कहाँ से लड़ेंगे, क्योंकि वो स्वाभाविक तौर पर रोहतक की सीट, क्योंकि रोहतक कर्म क्षेत्र रहा, गाँव उनका कलानौर हल्के में बनियानी गाँव पड़ता था, तो रोहतक सारा रोहतक उनको संगठन के नाते, क्योंकि पब्लिक फिगर तो थे नहीं, वो संगठन के थे, लेकिन फिर भी सबके साथ संपर्क संबंध था, आदमी जहाँ रहता है, जहाँ उसका कार्य क्षेत्र रहता है। तो उन्होंने कहा कि वहाँ तो मुनीश ग्रोवर जी हैं, 2014 की बात बता रहा हूँ मैं, चुनाव के पहले की। तो मैंने कहा मुनीश ग्रोवर जी हैं तो मैं बात कर लूंगा मुनीश ग्रोवर जी से। तो बोले क्या बात करोगे? मैं कहा वो तो मुझ पे छोड़ दो आप। तो मैं गया मुनीश जी के पास। मुनीश जी और मैं आज भी हम सगे भाइयों से फालतू मित्र हैं। तो मैंने इधर उधर की बात करने के बाद मुनीश जी को कहा कि यार मनोहर जी को कहाँ से लड़ाएं, रोहतक से लड़ाएंगे तो कैसा रहेगा। तो उन्होंने कहा कि मनोहर जी रोहतक से लड़ेंगे तो इससे बढ़िया तो कोई हो नहीं सकता। तो मैंने कहा फिर क्या करोगे? बोला करेंगे क्या, मनोहर जी को जिताएंगे और क्या करेंगे। मतलब बिल्कुल कतई मलाल नहीं कि टिकट कट मुनीश ग्रोवर जी ने इतने बड़े मन से मुझे कहा। तो मैंने आके मनोहर जी को कहा कि आप जिस बात का मन में संकोच था आपके कि क्या करेगा मनीष ग्रोवर, मैंने कहा उन्होंने तो अपना पूरा दिल दिया आपको। तो बड़ी भावनात्मक बात थी। तो मनोहर जी ने कहा कि अब मैं रोहतक से नहीं लड़ूंगा। अच्छा, अब मैं रोहतक से नहीं लड़ूंगा। फिर पार्टी ने निर्णय किया, गुड़गांव पे भी बात आई, फरीदाबाद पे भी बात आई। फिर पार्टी का अंतिम निर्णय हुआ कि करनाल से वो चुनाव लड़ेंगे, और पार्टी के आदेश की पालना करने के लिए वो करनाल चले गए। तो करनाल से चुनाव लड़े और हरियाणा में दूसरे नंबर पे वो 63,000 64,000 से बड़ी अंतर की जीत थी, क्योंकि उमेश अग्रवाल गुड़गांव से। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये हो गया था कि ये चीफ मिनिस्टर फेस है। देखिए वो चीफ मिनिस्टर का फेस तो मैं आपको आप अभी अपने परिचय में कह भी रहे थे, मैंने शायद जून या जुलाई का महीना था, जून और जुलाई के महीने में मैंने उनको कहा कि आप थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए। उनको तब चुनाव संचालन समिति का अध्यक्ष बनाया था। पहले लोकसभा में बनाया, तो 2013 में उनको बनाया था। कुछ दिन तो उन्होंने मन से तैयार नहीं हुए वो बनने के लिए, लेकिन सबका आग्रह था, संघ का था, तो उन्होंने वो स्वीकार किया। तो उनको मैंने कहा कि आप अपने दौरे शुरू करिए। तो मैंने उनके सबसे पहले रेवाड़ी में उनको बुलाया। 6-8 जगह ओम प्रकाश जी हमारे संघ के हैं, रत्नेश बंसल जी के स्कूल के अंदर है, मतलब इस तरह जो हमारे पुराने कार्यकर्ता थे, साथी थे, उनके यहाँ हमने चाय का प्रोग्राम, और वहाँ चौधरी जयपाल जी के गए, तो कईयों के यहाँ जो हमने उनका चाय का प्रोग्राम रखा, समाज के लोग वहाँ इकट्ठे हुए। तो वहाँ मैंने उनको लोगों को कहा कि आज आप जो मनोहर लाल जी का स्वागत कर रहे हैं, इनको चाय पिला रहे हैं, तो ये भावी मुख्यमंत्री के साथ आप चाय पी रहे हैं। वो मेरे शब्द मुंह से निकले। उसी तरह की भावना फिर ये हुआ कि मैं एक दिन दिल्ली से चला, ये मेरे साथ थे, हम दोनों साथ थे, मैंने इनको कनॉट प्लेस छोड़ा। कनॉट प्लेस छोड़ने के बाद मैंने फोन कर लिया स्वामी धर्मदेव जी को। तब तक स्वामी धर्मदेव जी के साथ मनोहर जी ने नाम एक दूसरे का सुना था, कभी मिलना नहीं हुआ था। तो बात होती थी कि कभी स्वामी जी से मिलना होगा, तो मिलने का मन है, संत आदमी है। तो मैंने स्वामी जी को फोन किया कि स्वामी जी आप पटौदी आश्रम में? तो स्वामी धर्मदेव जी ने कहा कि हाँ मैं आश्रम में हूँ। तो मैंने कहा स्वामी जी मैं 2014 के शायद अगस्त की बात है ये। ठीक है। तो मैंने उनको कहा, जुलाई में तो शायद रेवाड़ी आए थे। तो जुलाई में रेवाड़ी आए थे, अगस्त की बात है। तो मैंने उनको कहा कि स्वामी जी आप, तो उनका पटौदी हूँ, आ जाओ ना। तो मैंने कहा आपके साथ भोजन भी करूंगा और फिर मैं रेवाड़ी चला जाऊंगा। तो उनका आ जाओ मैं यहीं पर हूँ। तो फिर मुझे ध्यान आया कि मनोहर जी भी कहते थे कि भाई स्वामी जी से मिलना है, तो मैं अभी तो कनॉट प्लेस छोड़ के आया हूँ। तो मैंने इनको फोन किया, मैंने कहा भाई साहब मैंने अभी स्वामी जी से बात की और स्वामी जी पटौदी में ही हैं, तो आप मिलने का बोलते थे। तो मैं कहा आपका मन हो तो चलो रात को वहां रुक जाना आश्रम में, नहीं तो रेवाड़ी रुक जाना, वापिस आप आ जाना। तो उन्होंने कहा अभी तो तुमने मुझे छोड़ा है और मेरे पास तो गाड़ी भी नहीं, मैं गाड़ी की क्या जरूरत है, गाड़ी तो मैं जो है ले लेता हूँ आपको। बिशंबर दास रोड पर घर होता था हमारा, 4 बिशंबर दास रोड, पास ही था वो कनॉट प्लेस से। तो उन्होंने कहा कि अच्छा 5 मिनट रुको। फिर 5 मिनट के बाद फोन आया कि तुम चलो, मेरी गाड़ी का इंतजाम हो गया, मैं किसी को लेके आ रहा हूँ, मैं भी आ रहा हूँ। तो मैंने स्वामी धर्मदेव जी को कहा कि माननीय मनोहर जी भी आ रहे। तो इतनी देर में वो 2 घंटे 2.5 घंटा जो भी पटौदी तक दिल्ली से पहुंचने में लगा, तो उन्होंने 200-300 लोग इकट्ठे कर लिए और उन्होंने बड़ी बड़ी मालाएं मंगा ली, बुके मंगा लिए। उन्होंने पूरे धर्मदेव जी ने स्वागत की पूरी मनोहर जी की तैयारी इतनी देर के अंदर कर ली। मैं 15-20 मिनट पहले पहुंच गया, मनोहर जी 15-20 मिनट बाद पहुंचे और इन्होंने उनका स्वागत किया। और स्वागत करके सार्वजनिक तौर पर स्वामी जी ने कहा कि आज पता है आप लोग किसका स्वागत अभिनंदन कर रहे हो? आप हरियाणा के भावी मुख्यमंत्री का अभिनंदन कर रहे हो। तो वो तालियां वहां जो है वो तो एक संत के मुख से सबसे पहले, अगस्त के महीने में चुनाव तो अक्टूबर में जाके हुए, मतलब सबसे पहले संत के
उसमें निकला तो कुछ ईश्वरीय हम लोगों को वो जो कहते हैं ना कि कुछ ऐसा आभास हो रहा था। हालांकि कहीं मनोहर जी का नाम नहीं था, नाम के लिए और बहुत सारे पार्टी के अंदर नेता थे, लेकिन मतलब वो पूरा वो हुआ। इसके बाद फिर चुनाव हुआ, मैं चुनाव उनका संभाला, हम चुनाव जीत गए, बहुत अच्छे मार्जिन से जीत गए। जीतने के बाद नेता चुन लिया गया, नेता चुनने के बाद शपथ की तारीख तय हो गई, शायद 26 अक्टूबर 2014 थी। तो इन्होंने कहा कि चंडीगढ़ चलना है, तो मैंने हंस के कहा कि ना भाई साहब मैं नहीं आऊँगा चंडीगढ़, चंडीगढ़ आप जाके शपथ ले लो, अब जब आप मुझे चंडीगढ़ बुलाओगे मैं आऊँगा। उस समय मैं प्रदेश उपाध्यक्ष था भाजपा का, सुभाष बराला जी अध्यक्ष थे, मैं उपाध्यक्ष था। तो इन्होंने सीधा सीधा है, मुझे कुछ पोर्टफोलियो में जो भी आप उसको मान लें, राजनीतिक अपेक्षा कार्यकर्ता की रहती है, कि मैं जब आऊंगा जब आप मुझे बुलाएंगे। तो मैंने इनको शुद्ध भाव से हंस के मुस्कुरा के कहा, उन्होंने भी मुस्कुरा के कर लिया। लगभग 2 महीने के बाद ये वहां से चंडीगढ़ से हिसार जा रहे थे। हिसार रास्ते में से इनका फोन मुझे आया कि अरविंद जी क्या हाल है? मैं कहा भाई साहब ठीक है, आशीर्वाद है आपका। बोले अरे वो क्या होता है, शादी के बाद क्या होता है? मैं कहा भाई साहब शादी के बाद तो हनीमून होता है। तो बोले हाँ हाँ, मेरा राजनीतिक हनीमून अब पूरा हो गया है, अब मैं तुमको चंडीगढ़ बुलाऊंगा। तो ऐसा इन्होंने मुझे 2 महीने के बाद, पहली बार जब हिसार जा रहे थे तो गाड़ी में से इन्होंने मुझे कहा। पूरा 2014 से 2019 आ गया तो लेकिन नई परिस्थितियां बनी, राजनीति के अंदर परिस्थितियां भी होती है, नई परिस्थितियां बन पाई। मैं 6 साल प्रदेश उपाध्यक्ष होते हुए भी दुनिया भर की मीटिंगें पार्टी की होती थी, संगठन की होती थी, पंचकुला तक जाता था, मैं चंडीगढ़ नहीं गया। 2020 में जब दोबारा सरकार बनी और मुझे हरको बैंक का चेयरमैन 15 अक्टूबर 2020 को जब बनाया, तब मैं 22 अक्टूबर को पदभार ग्रहण करने के लिए पहली बार 6 साल के बाद चंडीगढ़ गया। तो यही हमारे स्वर्गीय ओम प्रकाश ग्रोवर जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष होते थे जब संगठन मंत्री थे। तो कई बार मनोहर जी यहाँ आते थे, धनखड़ जी मंत्री बन के यहाँ आते थे, दूसरे लोग आते थे, कह रहे बाबा आप तो अपनी सरकार है, बड़ी बड़ी कोठियां हैं, आप चलो चंडीगढ़। तो स्वर्गीय ओम प्रकाश ग्रोवर जी कहते थे कि ना, मैं नहीं जाऊंगा चंडीगढ़ जब तक अरविंद को नहीं बुलाओगे। ये कहते थे, मतलब बड़ा मोह था इसका मतलब। तो वो दुनिया छोड़ के चले गए ओम प्रकाश ग्रोवर जी, आज मुझे उनको भी श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहिए, लेकिन वो भी चंडीगढ़ नहीं गए, जीते जी सरकार बनने के बाद नहीं गए। जब मैं चेयरमैन बना तो मैं सुनील भाई साहब को अपने साथ उनके प्रतीक के तौर पर लेके गया, वो नहीं गए, इतना मोह था जी। मतलब परिस्थितियां ऐसी बनी ना, 2014 में टिकट मिली ना, 2019 में हो जाता, राजनीति के अंदर हो जाता, 2024 में भी नहीं दिला पाए, के अंदर हो जाता है, परिस्थितियां बन जाती हैं। कई बार आदमी का मन साफ है। भाई ये मानते हो मनोहर लाल ने प्रयास किया होगा? मनोहर लाल जी ने निश्चित तौर पर प्रयास किया। मैं ये नहीं मान सकता हूं कि भाई मेरे जैसे कार्यकर्ता को, जिसने पूरे समर्पण के साथ पार्टी को खड़ा करने का काम किया, हर एक ने मेरे लिए प्रयास किया, लेकिन मैं ये मानता हूं कि बहुत सारी चीजें वो डेस्टिनी ऊपर वाले ने तय कर रखी है। वो बहाना कोई बन जाता है, कभी किसी का बन जाए, कोई उसने कटवा दी, कभी किसी का बन जाए, वो एक चलता रहता है जीवन के अंदर। लेकिन निमित्त कोई ना कोई किसी को अच्छे के लिए भी बनाता है, खराब के लिए भी बनाता है। लेकिन वो शायद मेरे भाग्य में राजयोग नहीं लिखा होगा, मैं उसको इस तरीके से देख लेता हूँ। तो ना मैं कभी मन को खराब करता हूँ, ना कभी मन को छोटा करता हूँ। मैं सहज भाव से कार्य करता, लेकिन आत्मसम्मान के साथ मैं समझौता नहीं करता। वो मैं चाहे राजनीति में हूँ, चाहे जीवन में हूँ, चाहे किसी उसमें हूँ, यदि मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है तो वो मैं बर्दाश्त नहीं करता। आपको कभी नहीं लगता कि बीच में, मैं ये पॉलिटिकल सवाल हो जाएगा, आप देना चाहे जवाब दे दीजिए, बीच में आपको ये नहीं लगता कि अगर राव इंद्रजीत के साथ पटरी अच्छी बैठी रहती? नहीं, मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं बैठी। बात सुनिए, मैं अच्छी बैठी रहती, मुझे बात पूरी करने दीजिए। मैं समझ गया, एक एपिसोड हुआ था। नहीं, मैं उस एपिसोड को भी देखिए, तात्कालिक क्षण में कई बार आदमी के परिवार में भी कोई क्षण ऐसे हो जाते हैं कि जिसके कारण से परिस्थितियां आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं और बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं। उस क्षणिक उसमें वो क्षणिक था, कोई हो गया, उसके लिए मैं राव इंद्रजीत सिंह को कि भाई इनके कारण से हुआ, उसके कारण से हुआ, निमित्त कहीं ना कहीं कोई 2014 में तो राव इंद्रजीत का मुझसे कुछ विरोध नहीं था, उससे पहले तो मेरा विरोध नहीं था। लेकिन कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई निमित्त अच्छे में भी बन जाता है और बुरे में भी बन जाता है। राजनीतिक वो मेरा भाग्य था, वो नहीं था तो नहीं था। लेकिन नहीं, मुझे कोई पछतावा नहीं। किस बात का पछतावा, क्यों पछतावा करूंगा? और पछतावा करने से क्या होने वाला है? पीछे की बातों को भूल के आगे चलता हूं मैं। और मैं एक बीच का इलेक्शन 2019 का चला गया जी, और अभी नगर परिषद के चुनाव भी हो रहे हैं, एक ताजा सा प्रसंग है। हम अरविंद यादव को एक्टिव भूमिका में नहीं देखते। एक्टिव भूमिका में इसलिए नहीं देख रहे कि एक्टिव भूमिका के अंदर जिस तरीके से टिकट का वितरण हुआ है, मैं उसको अपने मन से मैं उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ।
भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है जिन्होंने जीवन लगाया था, क्या परिस्थितियां रही, मतलब सम्मान, क्योंकि हम पार्टी के बाहर भी नहीं बात कर सकते, ठीक है उसका, मेरी पहले ठहर थी कि मनोहर लाल पे केंद्रित रहेंगे, वो रहेंगे, लेकिन ये है कि भाई कुछ चीजों का निर्णय पार्टी ने लिया। पुराने कार्यकर्ता जो है वो मन से बहुत ज्यादा है और उनको भी संभालना पार्टी के, यदि मैं सीनियर हूँ, पार्टी में जीवन लगाया, तो अपने कार्यकर्ता को, जो पार्टी की पूंजी है, आज हो सकता है कि पार्टी के साथ परिवार बड़ा हुआ है तो नए कार्यकर्ता आ गए, उनको ज्यादा मिल रहा होगा, पुराने वालों को नहीं पूछ हो पा रही होगी, कई बार राजनीतिक समीकरण भी हो जाते हैं, तो उनको संभालना भी मेरी जिम्मेदारी है और मैं अपनी छतरी के नीचे उनको सबको संभाल के रखे हुआ। लेकिन जो हमारे वरिष्ठ नेता है जी, मैं नहीं कहूंगा हमारे, आपकी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है जो दिल्ली में बैठे हैं, वो भी सोचते होंगे कि इनको भारतीय जनता पार्टी में लाने से भारतीय जनता पार्टी ताकतवर बन सकती है। तो चौधरी वीरेंद्र हुए, राव इंद्रजीत हुए, वही तो लेकर के आपकी पार्टी लेकर के, हो सकता है ये नहीं आते तो आपकी पार्टी सत्ता में नहीं होती। मैं निश्चित तौर के ऊपर मैं ये मानता हूं कि वो चाहे पार्टी में नए हों, लेकिन राजनीतिक तो उनके पास ताकत थी ना। चाहे चौधरी वीरेंद्र सिंह हो, राव इंद्रजीत सिंह हो और बहुत सारे लोग हों, चौधरी धर्मवीर जी हों, पार्टी किसको लेगी? पार्टी के पास तो बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन पार्टी आगे किसको बढ़ाती है? पार्टी को लगता है कि पार्टी के एसेट्स हो सकते हैं, इनके पास अपनी ताकत है, तो निश्चित तौर पर राजनीतिक दल है, राजनीति करने वाले सत्ता के नजदीक जाने के लिए कैसे जा सकते हैं, तो इसमें कोई बुरे नहीं। और मैं कार्यकर्ताओं को यही समझाता हूं। आपने मनोहर लाल को बहुत नजदीक से देखा जी। दो सवाल मेरे मन में है। रणधीर सिंह कापड़ीवास बागी होकर के चुनाव लड़े, ऐसी चर्चाएं चली, उसको अफवाह कह लीजिए, उसमें सच्चाई कह लीजिए, मैं नहीं पता, मैं तो आपसे जवाब चाहता हूं कि मनोहर लाल का आशीर्वाद था। क्या इस तरह की बातों में कोई सच्चाई थी? देखिए, जब 2014 में सरकार बनी और सरकार बनने के बाद विधायक बने रेवाड़ी से रणधीर सिंह कापड़ीवास जी, गुड़गांव से उमेश अग्रवाल जी, इस तरीके का एक माहौल, कुछ ये लोग बैठे, कुछ लोगों को बैठ के इन्होंने एक अपना ग्रुप बनाया जिसको इन्होंने पार्टी सुधार के नाम पे इन्होंने अपना उसको किया। तो जब पार्टी सत्ता में होती है तो वो अपेक्षा ये रखती है कि जो भी, चाहे हमारे कार्यकर्ता हैं, चाहे जो भी हमारे नेता हैं, चाहे जो भी हमारे विधायक हैं, वो पार्टी के अनुरूप चले, पार्टी की रीति नीति को मान के चले। तो वो पार्टी को लगा कि कहीं ना कहीं कमी आई है कुछ लोगों के अंदर, तो पार्टी कब करती है? पार्टी तब कुछ नहीं बोलती है, जब समय आता है, चुनाव का समय आता है, तो पार्टी उस हिसाब से अपना निर्णय ले लेती है। तो वो निर्णय लिया 2019 में कापड़ीवास जी को टिकट नहीं मिल पाई, कापड़ीवास जी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ गए। तो कापड़ीवास जी भी एक नेता है इलाके के, इतना उन्होंने लंबा संघर्ष किया है, उनके पास आज भी आधार है। उनके साथ बागी चेहरे के रूप में जब वो चुनाव लड़ रहे थे, मनोहर लाल का साथ नहीं था। नहीं, देखिए, पार्टी में रहते हुए किसी का भी नहीं हो सकता। पार्टी से जब आप जाके बाहर चुनाव लड़ते हैं और पार्टी के आप कमिटेड वर्कर हैं, तो वो बागी के साथ किसी का भी नहीं रह सकता। मन में सिंपैथी भी हो सकता है, मेरी भी सिंपैथी रही हो रणधीर सिंह कापड़ीवास के साथ कि भाई पार्टी का नेता है, साथी रहा है, बड़ा भाई के तरह से हम लोगों ने काम किया है। लेकिन यदि पार्टी के बाहर चले गए तो पार्टी के बाहर जाके हम उनका साथ देंगे, वो हमारी आत्मा नहीं मानती। ऐसा कल्पना मतलब दिमाग में भी नहीं आ सकती ये बात। तो हम नहीं मानो ठीक होगा तो अपना चुपचाप से बैठ जाएंगे, लेकिन पार्टी के खिलाफ जाके हम काम करेंगे, ये कभी जीवन में हम सोच भी नहीं सकते। चलिए मनोहर लाल पे वापिस आते हैं। मनोहर लाल ने ऑफिस संभाला वहां का, एक उनके बारे में आती है बात कि उन्होंने कंप्यूटरीकृत किया भाजपा कार्यालय को। वो उस समय तकनीक से प्यार करते थे, उस दौर में जब लोग कम सोच पाते थे इस तरफ। जो आप उस दौर की बात बताइए। हमारी 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में सरकार बनी भाजपा की। पहले 13 दिन की बनी, फिर 13 महीने की बनी, फिर 5 साल की बनी, पानी चाहिए। तो एक हम लोगों ने सम्मेलन किया, मैं उस समय रेवाड़ी जिले का महामंत्री था। एक सम्मेलन किया, शक्ति सम्मेलन, और वो हरियाणा भाजपा का शायद सबसे बड़ा पहला सम्मेलन था। ठीक है। और वो मनोहर लाल जी के दिमाग में ही आया कि भाई इस तरीके का एक सम्मेलन किया जाए। हम सब लोगों को बिठाया और उन्होंने कल्पना की कि दिमाग में जो कल्पना बनाई उन्होंने कि हम एक, जितने हमारे पदाधिकारी हैं, मंडल के पदाधिकारी हैं, मंडल कार्यकारिणी के हैं, मतलब उनकी एक लिस्ट बनाई। और लिस्ट बना के उन्होंने पूरे प्रदेश से वो तैयार की। वो 12,500, 13,000, 14,000 लोगों के लगभग की वो लिस्ट बनी जो हमारे पदाधिकारी थे। और उन्होंने फिर दूसरी कल्पना की कि इनको सबको एक एक कार्ड, बजाय पेन से ब्लैंक छपवाने के गले में डालने वाले, वो प्रिंट किया जाए। तो जो आज के हमारे मुख्यमंत्री हैं नायब सैनी जी, तो नायब सैनी जी भी उस समय पर प्रदेश कार्यालय में आके पार्टी का काम इन्होंने संभाला था नया। तो मनोहर जी के सानिध्य में रह के इन्होंने अपना काम शुरू किया।
तो वहाँ जो है मनोहर जी ने नायब जी को कहा कि आप नायब जी इस काम में थोड़ा सा आप ट्रेनिंग ले लो, सीखो आप इस काम को। और मनोहर जी ने इनको सिखाया, और मनोहर जी ने सिखाने के बाद मनोहर जी बताते तो नायब जी सारी सारी रात बैठ के ये लोग महीनों तक, क्योंकि एक एक कार्ड में उसका पद लिखना, उसका नाम लिखना, उसका जिला लिखना, उसका मंडल लिखना, वो सारे एक एक कार्ड को निकाल के इन्होंने बहुत मतलब कार्यकर्ताओं को कनेक्ट करने के लिए वो पार्टी से फिर एक इन्होंने हमको एक टास्क दिया, क्योंकि पैसा भी चाहिए होता था। पैसे का भी हमारे पास तो पार्टी के पास अभाव था। कोई इतना लंबा कहते थे बनिए बामनों की पार्टी है जी, सेठों की पार्टी है, लेकिन पार्टी के पास तो कुछ आधार था नहीं। हम ही लोग मांग मांग के, मैं उन दिनों रोहतक इंडस्ट्रीजेशन का भी प्रेसिडेंट होता था, मुनीष ग्रोवर जी का भी अपना व्यापारी के नाते एक अपना प्रभाव रहता था, तो हम लोग जाके लोगों से 1100, 2100, 3100 की पर्ची काट काट के लाते थे, अपने खर्चे चलाते थे, जिले के भी चलाते थे, बावी चलाते थे। तो वो जो है फिर मनोहर जी ने कहा कि इसको खर्चे के बचाने के लिए एक आइडिया मेरे दिमाग में है। तो हमने उत्सुकता पूछा, बताइए भाई साहब क्या आइडिया है? बोले क्या हम ये कर सकते हैं कि हम घरों से खाना इकट्ठा कर लें। वो बैठ के चर्चा चली कि 50-50 से ले लेते हैं, किसी से 100 का खाना ले लेते हैं, किसी से 200 का पैसा ले लेते हैं, किसी से, बोले ना ऐसा नहीं, इसमें मेरे दिमाग में कुछ कल्पना दूसरी है। तो हमने कहा बताइए। बोले 5 खाने से ज्यादा किसी के घर से नहीं लेंगे। अच्छा। और हम पहले उनके घर में 5 लिफाफे दे के आएंगे, लिफाफों पे हम शबरी के बेर छपवाएंगे और 5 लिफाफे देंगे और एक पॉलीथीन देंगे कि वो 5 लिफाफे में खाना पैक करके और वो उस पॉलीथीन में डाल दे। और हम जो है वो 2500-3000 घर चिन्हित करेंगे रोहतक शहर के अंदर, और उनको पहले दिन दे के आएंगे और दूसरे दिन जाके हम उनको कलेक्शन करेंगे और वो खाना हम वहाँ शक्ति सम्मेलन के अंदर आए हुए कार्यकर्ताओं को खिलाएंगे। क्या गजब का आइडिया है। तो वो मनोहर लाल जी का ये आइडिया आया और हमने बैठ के उस पे मनीष जी, प्रदीप जैन जी, मतलब और भी पार्टी के हमारे पुराने साथी जो थे, सब लोगों ने बैठ के उस पर चिंतन मनन किया और उसको हमने चैलेंज के तौर पर एक्सेप्ट किया। उसमें मुनीष ग्रोवर जी मंडल के अध्यक्ष होते थे। मुनीष ग्रोवर जी की उसमें सबसे बड़ी महती भूमिका थी। तो सब लोगों ने शहर में मंडल अध्यक्ष जी, सब लोगों ने हमने मिलके फिर वो 5-5 लिफाफे भिजवाए। अगले दिन सुबह सुबह ड्यूटियां लगाई कार्यकर्ताओं की, इन 50 घर से तुम लेके आओगे, इन 40 घर से तुम लेके आओगे, इन 20 घर से तुम लेके आओगे। गाड़ियां भी इतनी होती नहीं थी, स्कूटर मोटरसाइकिल पे जा जाके सबके खाने इकट्ठे करके 12,500-13 हजार के लगभग हमने पैकेट इकट्ठे किए। रजिस्ट्रेशन जहाँ हमने अलग जिले का जो है वो लगा के, टेबलें लगा के, वो छोटा छोटा सा टेंट लगा के वो बनाया हुआ था, वहाँ खाने के सब पैकेट लगवाए, रजिस्ट्रेशन कराते जाओ, खाने का पैकेट लेते जाओ। और उस तरीके से वो हमारा शक्ति सम्मेलन में आदरणीय आडवाणी जी जो है उसमें आए, नरेंद्र मोदी जी भी उस समय हमें प्रभारी थे, तो ये भी हमारी बैठकों को लेके सारी चीज़ों को हमसे डिस्कस करते थे, सारी चीज़ों को चलाने का काम करते थे। और नरेंद्र मोदी जी के प्रभारित्व के अंदर हमने इतना बड़ा वो कार्यक्रम किया, इनके संगठन मंत्री रहते हुए। ओम प्रकाश ग्रोवर जी उस समय पर अध्यक्ष शायद 99 में बन गए थे, ये अध्यक्ष थे ओम प्रकाश ग्रोवर जी। तो एक वो माइलस्टोन सेट किया हमने 1999 में, बड़ी अचीवमेंट शक्ति सम्मेलन के नाते। तो हमें अपनी शक्ति का आकलन करने का भी मौका, पहली बार हरियाणा भाजपा की शक्ति को नापने का मौका मिला। अब सत्ता की बात करते हैं। चलिए, संगठन की बात की, उनकी सांगठनिक क्षमता की आपने बात की, सत्ता संभाली, पहली बार चीफ मिनिस्टर बने, उन्हें नौसिखिया कहा गया, लेकिन मनोहर लाल ने छाप छोड़ी अपने कामों से। आप मनोहर लाल के काम का आकलन, मैं छाप छोड़ना कह रहा हूं, आप उनके काम का आकलन कैसे करेंगे? वो कितने कामयाब चीफ मिनिस्टर मान? जीवन के अंदर आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपका काम करने का तरीका कैसा है, आप झाड़ू कैसे अच्छी तरीके से कभी नहीं लगाई जीवन के अंदर, लेकिन आपको मौका मिले तो कैसे लगा लेते हैं, वो आपकी छाप होती है। और कोई भी काम आपको करने को मिल जाए, यदि आप में जज्बा है, तजुर्बा है, चीज़ों में आपने जीवन जिया है, एक नीचे से उठ के जिया है, तो आपकी निश्चित तौर पर छाप छूटेगी। और जब आपको छाप छोड़ने का मन होगा कि मैंने झाड़ू लगाने में भी छाप छोड़ी है, झाड़ू वाली आती है, पोछे वाली आती है, पर मैंने उससे अच्छा पोछा और झाड़ू लगा के दिया है जो मेरा काम नहीं है, तो मनोहर लाल जी को मौका मिला। नौसिखिया इसलिए कहते थे कि कभी वो किसी उसके पद पर नहीं रहे, सत्ता में भी नहीं रहे और किसी ऐसे पद के ऊपर भी नहीं रहे। कोई, वो तो पार्टी के कार्यकर्ता थे, संगठन मंत्री के नाते थे, कोई सीधे सीधे पब्लिक के टच में भी नहीं रहते थे। लेकिन जब वो उनको सत्ता मिली, तो एक और बात मुझे याद आ गई इसी बीच में, जब उनको सत्ता मिली तो यहाँ हमारे ओम प्रकाश ग्रोवर जी उनको रोज फोन कर देते थे। अभिमन्यु उनके पीए होते थे, तो रोज फोन कर देते थे और अभिमन्यु सुन लेता था, उनको बता देता था, बात कर लेते थे। लेकिन अब वो दिन में 2 बार 3 बार करने लग गए, तो अब वो अभिमन्यु को ने फोन उठाना बंद कर दिया। कोई बार बार बिजी रहते हैं, मुख्यमंत्री हो गया, मैं कैसे बार बार बात कराऊं कि भाई ग्रोवर जी का फोन है, ग्रोवर जी का फोन है। तो एक दिन फिर मेरे पास फोन आया,
बोले यार अरविंद तू अपने इस बाबा को समझा। मैंने कहा क्या हुआ भाई साहब? बोला ये दिन में 4-4-5 बार, यार अब मैं पहले नहीं हूँ, थोड़ी सी व्यस्तता भी हो गई है, उनको ये कह दे कि मैं महीने में एक बार उनसे बात करूंगा और जितना भी उनका काम होगा मुझे बता देंगे, मैं सब करूंगा। पर वो दिन में 4 बार नहीं सुनता है तो वो थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड है, तो वो डांट मारते हैं इसको, तो अभिमन्यु को, और वो अभिमन्यु के थ्रू मुझे भी कुछ वो बोल देते हैं। तो वो जो है तो वो हुआ पहली बार जब वो रेवाड़ी आए मुख्यमंत्री बनने के बाद, तो उन्होंने कहा कि भाई अरविंद जी आपके घर पे मैं आऊंगा, तो मैं खुशी हुई। फिर जब ग्रोवर जी को पता लगा कि अरविंद के पास आएंगे, तो ग्रोवर जी ने कहा कि ना मेरे पास आएंगे वो। मैं कहा बाबा वहां जाएंगे, घर तो मेरा, वो भी मेरा घर है, ये भी मेरा घर है, उसमें क्या बात है। तो मनोहर जी वहाँ चीफ मिनिस्टर बनने के बाद आए, तो वो बैठे बड़े खुश हुए। ग्रोवर साहब को मनोहर जी ने कहा कि आप कोई भी काम हो तो आप अरविंद को बता दिया करो, आप परेशान मत हुआ करो, आप आराम करा करो, अब उम्र भी आपकी हो गई है, हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है, कर करा के वो उनको अपना नसीहत देते रहे। 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट तो बाबा ने सुनी उनकी बातें, और फिर बाबा ने तकिए के नीचे से फाइल निकाल के मनोहर जी की तरफ बढ़ा। हम सब लोग हाथ पड़े के लिए नसीहत का जो है वो तो जोड़ रखे थे उन्होंने, ये काम जो है, तो हंसते हंसते सबके पेट में बल बड़े हो गए। तो ये मनोहर जी का था। तो मनोहर जी ने जो छाप छोड़ी, अब कार्यकर्ता कहीं भी जाते थे, कार्यकर्ता उनको कहते थे कि जीवन लगाया है, पार्टी में पेट काट के काम किया है, घर की परिस्थिति नहीं है, नौकरियों का काम सरकार में रहता है, चौटाला जी की सरकार में ये हुआ, भूपेंद्र हुड्डा जी की सरकार में ये हुआ, तो आप भी कुछ कर दो। तो वो ये कहते थे कि ये बताओ मुझे कि तुम लोगों ने अपना जीवन दिया है तो क्या इस शर्त पे दिया था कि पार्टी सत्ता में आएगी? क्योंकि पार्टी सत्ता में आने के भी कोई हालात नहीं थे, ये तो एक परिस्थिति, मोदी के नाम का ऐसा वो नेतृत्व उभरा कि वो हरियाणा में भी क्या सारे देश के अंदर भाजपा खड़ी हो गई। हम लोगों की तो कोई कल्पना ही नहीं थी कि अभी सरकार आएगी। तो वो कार्यकर्ताओं को समझाते थे कि यदि करना है, अपनी छाप छोड़नी है, तो बिना खर्ची पर्ची के हम सरकार को चलाएंगे। हम मेरिट मतलब मनोहर लाल पर ये दबाव था, बहुत ज्यादा दबाव था कि पर्ची से नौकरी दे दो, बहुत ज्यादा मतलब दबाव था, से। बहुत ज्यादा दबाव था। दबाव नहीं था, बहुत ज्यादा दबाव होता था। जहां भी मीटिंग में जाते थे, पर मनोहर जी ने स्ट्रिक्टली स्टैंड लेके रखा, झुके नहीं। वो स्ट्रिक्टली, हिसार के अंदर एक बैठक हो रही थी, हिसार के अंदर यही विषय एक कार्यकर्ता ने उठाया, दूसरे ने उठाया, तीसरे ने उठाया, तो वो गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा कि क्या तुम लोगों ने राष्ट्र भाव का संकल्प इसीलिए लिया था कि हम पावर में आएंगे तो हम नौकरी मांगेंगे, हम धंधा मांगेंगे, हम कोई कोटा परमिट मांगेंगे? मुझे इस बात का जवाब दे दो। और यदि नहीं लिया था, संकल्प नहीं लिया था, और हमने अच्छा संस्कार हमने ले रखा है, तो हमें ईमानदारी से जो काम करना चाहिए, जो जनहित के अंदर काम हो, वो हमें करना चाहिए। तो मैं ट्रांसफर पॉलिसी भी बनाऊंगा, मैं नौकरी भी मेरिट के ऊपर दूंगा, मैं जो भी काम होगा पारदर्शिता के साथ, जो सब लोगों के हित में होगा, जिसमें अच्छी बनी। तो अध्यापकों के तबादले की जो नीति बनी, इंडस्ट्री चलती थी तबादलों की, हाँ रुक गए, जो है इंडस्ट्री के तहत अभी वो मास्टरों के तबादले जून जुलाई के अंदर, छुट्टियों के अंदर बेचारे मास्टर जाज के चंडीगढ़ किसी नेता को पकड़ते थे, गाड़ी मंगाते थे, वहां रास्ते के अंदर वो क्या कौन झिलमिल ढाबा, मयूर ढाबा पे पराठे खिलाते थे, चंडीगढ़ लेके जाते थे, मंत्री के दरवाजे पे वो पर्चियां दे के आते थे, मतलब 8-10 हजार के नीचे आ जाते थे, फिर भी होता कि नहीं होता। मतलब ये उद्योग चल रहा था, वो तबादला उद्योग था, वो उसको रोका उन्होंने। तो हर क्षेत्र के अंदर जहां वो उनके पास विजन था, विजनरी तो वो शुरू से हैं, तो विजन जो उनके पास था वो इम्प्लीमेंट उन्होंने किया, बिना दबाव के इम्प्लीमेंट किया। जो सबसे बड़ी बात होती है कि दबाव आने के बावजूद भी उसको इम्प्लीमेंट किया। इसलिए हम मनोहर जी को एक मतलब जो है शुद्ध मतलब राजनीतिक नहीं मानते, राजनीतिक संत मानते हैं कि राजनीति में ऐसे संतों की कमी हो गई है, उसकी प्रतिमूर्ति मनोहर लाल जी हैं। थोड़ा गुस्सा ज्यादा है उनमें, कई बार आते हैं वो तो आपने मुझ में भी देखा होगा। जब कोई बात मेरे गले नहीं उतरती, जब मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं भी कई बार, मुझे लोग शॉर्ट टेम्पर्ड कर देते हैं, मैं बोल देता हूँ, तो वो सामने वाले को अच्छा नहीं लगता, तो वो उनको भी कई बार अच्छा नहीं लगता, तो वो तात्कालिक प्रतिक्रिया उनकी आ जाती है, जिसको लोग गुस्सा या शॉर्ट टेम्पर्ड या कुछ भी नाम उसको दे लेते हैं। बाद में उस कार्यकर्ता से वो करते हैं, वो उनके भाव नहीं होते किसी के प्रति भी गलत भाव लेके नहीं चलते, दुर्भावना नहीं होती, दुर्भावना बिल्कुल नहीं होती उनके स्वभाव में नहीं है दुर्भावना। पर ये कोई किस तरीके की बात करता है, फोटो जैसे खिंचवाने का होता है, अब उनको नहीं लगता अच्छा भाई एक फोटो खिंचवा लिया चलो गया, वो लगा कि सेल्फी ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो वो उनको अच्छा नहीं लगता। आज भी उनका जन्मदिन है, मैं आज बता देता हूँ कि उनको मन से जन्मदिन मनाने का उनका स्वभाव नहीं है। वो आज भी मजबूरी के अंदर कोई चले गए होंगे, कैसे इनको मना करूं, इसलिए वो उन्होंने जो है आर्टिफिशियल स्माइल से अपना जन्मदिन मनाया होगा। इतनी बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ, उनको नहीं लगता कि भाई मुझे मेरा जन्मदिन मनाना चाहिए। अलग नेचर, वो अलग स्वभाव है उनका। कभी उनको जो आज मनोहर लाल खट्टर कर देते, जीवन में खट्टर पीछे लगाना उनको कभी पसंद नहीं आया।
राजनीति ने लगवा दिया, राजनीति ने लगवा दिया उनको, लोगों ने अखबारों ने लगवा लगा दिया, दिया। हाँ वो मीडिया ने लगा दिया। लेकिन फिर उनको भी तो पसंद आ गया होगा। उनको पसंद आज तक भी नहीं आया। नहीं आया। मैं उनके स्वभाव को, जिसको कहते हैं ना कि नस नस को, कि मनोहर लाल जी क्या है, मुझसे ज्यादा मतलब बहुत कम लोग हैं जो उनको जानते हैं। जी जी उनको ये पसंद नहीं आया, कभी भी नहीं जीवन के अंदर आया कि मेरे साथ मेरा सरनेम लगे, जी जी। मुझे लोग खट्टर के नाम से जाने, मनोहर लाल जाने। तो ये उनका स्वभाव है। तो ईश्वर उनको दीर्घायु करे, ईश्वर उनको इतना सामर्थ्य दे कि वो अपनी छाप इस देश में, प्रदेश में तो छोड़ते गए हैं, देश में भी छोड़े। हम सब लोग तो उन ईश्वर से यही प्रार्थना कर सकते हैं। जी जी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सब दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये चलिए, अरविंद यादव की बातें सुनी, मनोहर लाल से जुड़े बड़े रोचक संस्मरण इन्होंने सुनाए। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा, लेकिन आपका अधिकार है, कमेंट बॉक्स में जाइए, अपनी पसंद नापसंद, अपनी टिप्पणी, आपकी आलोचना का भी स्वागत रहेगा, आपकी तारीफ का भी स्वागत रहेगा। हम खुले मन से आपको आलोचना और तारीफ का दोनों का आमंत्रण दे रहे हैं। अरविंद जी, आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।